अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इस चैप्टर में ना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबक से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इतना पढ़ना है। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक से विद्युत क्षेत्र। पहले विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर उधर हम लोग चुंबक से विद्युत क्षेत्र। इतना पूरा पढ़ना। विद्युत चुंबक विद्युत चुंबक मतलब चैप्टर 3 तक आप लोग विद्युत को पढ़े हो, 5 में चुंबक को पढ़े हो और इसमें दोनों को पढ़ोगे। देखो ओस्टेट का प्रयोग, तो यहाँ पर ओस्टेट क्या किए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ना क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिसका प्रयोग है ओस्टेट का प्रयोग। तो यहाँ पर देखो 3 परिपथ है। इस परिपथ में परिपथ क्या खुला है, विद्युत परिपथ है, ये वाला खुला है। जिसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर हो रही है। ये स्विच खुला है मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यहाँ पर स्विच बंद है, बंद है मतलब दोनों आपस में जुड़ा हुआ है तो धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस है और ये माइनस प्लस है। तीसरा दोनों की अलग अलग है, अलग अलग दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये है चुंबकीय सुई। क्या है, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई तब घूमता है जब वहाँ पर चुंबक हो। ठीक है, चुंबकीय सुई कब घूमेगा, जब वहाँ पर चुंबक हो। देखो यहाँ पर परिपथ खुला है मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर चुंबकीय सुई नहीं घूम रही है। कब, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा है मतलब चुंबकीय सुई नहीं घूम रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई क्या हो गया, घूम गया। यहाँ भी धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई घूम गया। लेकिन इसकी दिशा और इसकी दिशा, दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग। तो दोनों की घूमने की दिशा भी क्या है, अलग अलग। तो चुंबकीय सुई कब घुमा, जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो जब चुंबकीय सुई में क्या हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है मतलब चुंबकीय सुई घूम रहा है। और चुंबकीय सुई कब घूमता है, जब वहाँ पर चुंबक हो। लेकिन यहाँ पर चुंबक है क्या, नहीं है। तो ये किसके प्रभाव से घूम रहा है, विद्युत धारा की। तो इसमें जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबक प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों चुंबकीय सुई घूम रहा है मतलब इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये विद्युत चुंबक प्रभाव है। ऐसे समझ में, यहाँ पर इसमें क्या हो रही, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो चुंबकीय सुई नहीं घूमेगी। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई घूम गया। यहाँ भी धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन इसकी दिशा क्या है, अलग है। तो इसमें किसकी वजह से चुंबकीय सुई घूम रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से। इसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आया समझ में। ओस्टेट के विद्युत धारा वाली चालक का चुंबकीय क्षेत्र, ये भी उसी को दर्शाएगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक क्या लिए गत्ता है, गत्ता गुट्ठा वगैरह का जैसे। ठीक है, और उसमें यहाँ पर ये RH धारा नियंत्रक, E बैटरी और K कुंजी लगा दी। अब इसमें क्या है, लोहे का बुरादा मतलब लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक, इसको डाल दिए। अब लोहा का छोटे छोटे टुकड़े को डाल दिया गया तो लोहा कब आकर्षित होती है, चुंबक की। जब वहाँ पर चुंबक रहेगा तब वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। लेकिन यहाँ पर चुंबक नहीं है। तो जब इसमें ये क्या है, कुंजी है, ये भी कुंजी है, ये भी कुंजी, दोनों तरह से बनाते हैं कुंजी को। ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये लोहे का छीलन इधर उधर क्या है, बिखरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये लोहे का जो छीलन रहता है ये सकेंद्रीय वृत्त के रूप में क्या होती है, जमा हो जाती है। इसमें तो धारा प्रवाहित है तो सकेंद्रीय वृत्त के रूप में आकर के क्या हो रही है, वो जमा हो रही है। तो लोहे का छीलन किसके कारण आकर्षित होगा, चुंबक के कारण। लेकिन यहाँ पर चुंबक नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, जब इसकी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण क्या हो रही है, आकर वो सकेंद्रीय वृत्त के रूप में जमा हो रही है। ये भी उसी को दर्शा
रहा है, ये भी उसी को दर्शा रहा है, दोनों एक ही प्रयोग है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, जिसको आप लोग याद रखना। अपना दाएं हाथ निकालो, ये अंगूठा और ये उंगली, तो ये अंगूठा जो है चालक की विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा मतलब चालक की गति की दिशा बोल सकते हो। और जो ये आपका जिस दिशा पर घूमा वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये जिस दिशा पर घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा और ये जैसे करके घूमेगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब जैसे कि ये क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और ये ऐसे घूमेगा तो ये इस तरह से इसका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो अंगूठा क्या हो जाएगी, विद्युत धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ को पढ़िए। ओके, शुरुआत बारिश से मदद करिए। भाषा इतना बड़ा है। आप लोगों के जैसे ठंडी में याद दिलाना है इसको, मेरे को देखना कितना बार नहाती है ना, बड़ा यहाँ पर फेंक रही है। बायो सेवाट का नियम, तो बायो और सेवाट दो अलग अलग वैज्ञानिक है। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर एक नियम दिया है और ये परिभाषा में पूछा जाता है बायो सेवाट का नियम। बायो और सेवाट क्या है, दो अलग अलग वैज्ञानिक है, दोनों ने मिलकर एक नियम दिया, वही विद्युत धारावाही चालक। इसके बाद में इसी का व्यंजक है। देखो एक्स वाई क्या है, धारावाही चालक है। एक्स वाई क्या है, धारावाही चालक है जिसकी लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, एक्स वाई क्या है, धारावाही चालक है जिसकी लंबाई एल है। इसमें आई विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है और इसमें एक अल्पांश है यहाँ पर। एक्स की लंबाई क्या है, एल, तो अल्पांश की लंबाई क्या हो जाएगा, डीएल। अल्पांश की लंबाई डीएल, अल्पांश अल्प मतलब वहां पर सामने में डी और लंबाई है तो क्या हो जाएगा, डीएल। यहाँ से अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और ये वाला बीच में बनेगा कोण थीटा। ठीक, ये सिर्फ परिभाषा में बन रहा है ना अभी। एक्स वाई एक क्या है, एल लंबाई की चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, डीएल अल्पांश है, अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना कि एक्स वाई एल लंबाई की चालक है, जिसमें क्या हो रही है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। डीएल अल्पांश से आर दूरी पर बिंदु क्या है, पी है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब इसमें परिभाषा में लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हो, बी से, और अल्पांश के कारण है तो डीबी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, डीबी। ठीक है, देखो फिर रिपीट कर रही हूँ, एक्स वाई क्या है, चालक है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अल्पांश डीएल है और अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डीबी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, और अल्पांश के कारण है तो क्या हो जाएगी, डीबी। अब ये निम्न बातों पर निर्भर करती है, ये डेफिनेशन में बन रहा है बस।
जाएगा डीवी अनुक्रमानुपाती आई। आई क्या है? विद्युत धारा। और डीवी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद डीवी अनुक्रमानुपाती डीएल, डीवी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, और चौथा रहता है डीवी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये तो आई क्या है? विद्युत धारा। तो डीवी अनुक्रमानुपाती आई और डीवी अनुक्रमानुपाती डीएल और डीवी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा और डीवी अनुक्रमानुपाती 1/r²। सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डीवी अनुक्रमानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपान में r²। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपान में r²। इधर ध्यान दो, नहीं मिटाऊंगी, उतना ही टाइम बस मिटाई थी। चलो इधर ध्यान, डीवी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? आई डी एल साइन थीटा अपान में r²। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक के, तो यह हो जाएगा के आई डी एल साइन थीटा अपान में r²। ठीक है, जहां k इज इक्वल टू होगा हम लोगों का मान μ0 अपान में 4 पाई। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0 अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में r²। और μ0 अपान 4 पाई का और मान क्या होता है? 10⁻⁻7। इसका और एक और मान क्या होता है? μ0 अपान 4 पाई का 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा अपान में r²। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इसका टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ये इसका नियम है बायो-सेवर्ट का। यहाँ पर सीधे लंबे धारावाही चालक है, तो x y एक सीधा लंबा धारावाही चालक है। इधर ध्यान दो, जिसमें आई विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। x y सीधे लंबे चालक तार है जिसकी लंबाई l, लंबाई क्या है? l है, और इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर बिंदु क्या है? एक O है, बिंदु O से ए दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। x y जो है l लंबाई की सीधे लंबे धारावाही चालक है, जिसमें I विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। बिंदु O से ए दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब O से x दूरी तक, ये O से x दूरी है, यहाँ पर एक अल्पांश लिए AB। O से x दूरी पर एक अल्पांश AB, AB की लंबाई dl, अल्पांश की लंबाई क्या हो जाएगा? dl। तार की लंबाई l है, तो अल्पांश की लंबाई क्या हो जाएगी? dl। ठीक, तो यहाँ पर O से A से ये AP की दूरी क्या हो जाएगी? r। ठीक है, AP की दूरी r। अब देखो, इतना आया समझ में। एक तो क्या है? चालक तार है जिसकी लंबाई l है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है। बिंदु O से ए दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। O से x दूरी पर एक अल्पांश AB है, अल्पांश की लंबाई dl है, और A से P तक की दूरी क्या है? r। अब यहाँ पर जो बीच में कोण बन रहा है वो क्या है? फाई। क्या है ये? फाई। तो अल्पांश के कारण जो कोण बनेगा यहाँ पर, तिरछा बन रहा है मेरा, इसमें आकर सीधा सीधा बनाना, तिरछा। ये फाई, और ये वाला क्या हो जाएगा? डी फाई। अल्पांश के कारण है तो क्या हो जाएगा? डी फाई। पूरा चित्र से ही बनेगा, चित्र को ध्यान से समझो। यहाँ पर का कोण क्या है? थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस पर लंब डाल देंगे, ए से इस पर लंब डाले, ए सी लंब। अभी चित्र अधूरा है, अभी इधर नीचे बनेगा तो अभी चित्र पूरा करूंगी, अभी आधा बना हुआ है। x y एक क्या है? चालक तार है जिसकी लंबाई l है, इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु O से ए दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। O से x दूरी पर एक अल्पांश AB है, और अल्पांश की लंबाई dl है, और A से P तक की दूरी r है।
यहाँ पर का जो OTA का कोड क्या है 5, तो अल्पांश के कारण जो कोड बनेगा वो D5। उसके बाद AC लंब क्या हो जाएगा, किस पर लंब है, BP पर। AC लंब क्या हो गया, BP। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोड OPA इज इक्वल टू क्या है 5 है, और AC लंब क्या हो जाएगा BP। AC लंब क्या हो गया BP, ठीक है। अब बायो सेवर्ट के नियम से dB इक्वल में क्या होता है μ0 अपान में 4 पाई IDL sin थीटा अपान में R स्क्वायर। बायो सेवर्ट नियम से dB इज इक्वल टू क्या होगा μ0 अपान में 4 पाई IDL sin थीटा अपान में R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ABC में, दिख गया त्रिभुज ABC में। लाइन से एक 3 त्रिभुज है, तीनों त्रिभुज का यूज होगा एक एक करके, पहले ये फिर ये फिर ये, लाइन से आते आएगा वो। पहले इसको देखेंगे फिर इसको करके। तो ये ACB, तो C पर क्या हो रहा है 90 अंश का कोण, और ये हो जाएगा A। तो ये ACB, तो C पर क्या हो रहा है 90 अंश का कोण, और इसको लिख रही हूँ B, और ये A। अब देखो यहाँ पर का कोण क्या है थीटा है, ठीक है, और ये B वाला कुछ इस तरह से है, ऐसे करके, है कि नहीं है। यहीं पर का कोण का मान क्या है थीटा, चित्र को देखना, यही चित्र है। यहाँ पर का कोण ये क्या है, ये थीटा है, लेकिन हम लोगों को लेना किसको, त्रिभुज के अंदर को। किसको लेंगे, त्रिभुज के अंदर को। ये यहाँ पर थीटा है, ये बाहर वाला, और हम लोगों को लेना क्या है इसको, ये इतना थीटा है और लेना इसको है। तो ये टोटल कितने अंश का कोण बनेगा 180। सरल रेखा पर बन रहा है कितने अंश का 180 अंश। तो इसको इस तरह से इसको ध्यान देना, ये वाला थीटा है, क्या है थीटा है। अब हम लोगों को लाना सिर्फ इतना को है, ठीक है, अंदर वाले को लेना है, यहाँ पर वाले को, इसको लेना है हम लोगों को, ठीक। तो उसको लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल क्या है ये 180, और 180 में इतना को क्या करेंगे माइनस, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा वो 180 माइनस थीटा, यहाँ पर का कोण आया समझ में। देखो यहाँ पर ये इस तरह से है, ऐसे करके, ये वाला क्या है हम लोगों का थीटा है, क्या है थीटा, और लाना हम लोगों को त्रिभुज के अंदर को है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर को मान को लाना है। तो टोटल क्या होता है 180, और 180 में हम लोग इसको थीटा को माइनस करेंगे तो ये बचेगा। तो यहाँ पर का कोण क्या हो गया 180 माइनस थीटा, क्या लिखाएगा 180 माइनस थीटा। अब इसमें लंब का ना आधार बताओ, ये AC क्या होगा लंब, AB कर्ण, और BC आधार। अब इसको हम लोगों को लेना है साइन, थीटा के जगह पर क्या लिखाएगा 180 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या लिखाया 180 माइनस थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है लंब अपान में कर्ण। तो लंब क्या हो गया AC, और कर्ण क्या हो जाएगा AB, ठीक है, AC अपान में AB, ठीक है। तो ये साइन 180 माइनस थीटा का क्या होता है, कौन सा चतुर्थांश है ये, द्वितीय चतुर्थांश, 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश, ठीक है, ये तो पता ही है ना। तो 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा चतुर्थांश गया, द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला हम लोगों का ये 90 और 180, तो 180 माइनस थीटा मतलब ये गया द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन किस में रहता है प्लस में, साइन किस में रहता है प्लस में, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा का क्या होगा ये साइन थीटा, क्या होगा ये साइन थीटा, द्वितीय चतुर्थांश की वजह से। अब AC का मान क्या है, AC का क्या है, नहीं इसका AC का तो नहीं पता, AB का क्या है DL, AB का क्या है DL। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का DL sin थीटा इज इक्वल टू AC। समीकरण क्या हो गया दूसरा, ठीक है, इतना है समझ में। 180 माइनस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में गया, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा किसमें रहता है प्लस में, और 180 माइनस थीटा का साइन थीटा ही रहता है, अगर 90 रहता है तब वो चेंज होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये हो गया हम लोगों का। अब देखो त्रिभुज, अगला नंबर त्रिभुज में आ जाओ, इसके बाद इसमें
त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में। अब यहाँ पर चित्र को बनाते जाना, चित्र को यहाँ पर बाहर निकाल कर। तो लंब किस में बना है हम लोगों का? C में, और ये हो जाएगा हम लोगों का P, और ये हो गया A। P पर कौन सा कोण है? D फाई। ये ACP चित्र को ध्यान से देखना, उसी से ही बनते जाएगा वो। ये यहाँ पर, और ये P का क्या है? ये D फाई। तो अब इसमें लंब कौन सा बना? AC क्या है? लंब, और AP क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोगों का आधार। अब यहाँ पर आप फिर से निकालो साइन थीटा का ही, साइन थीटा का निकालेंगे मान को, तो क्या हो जाएगा? लंब अपान में कर्ण, तो AC अपान में AP। तो AC का मान क्या है? नहीं पता हम लोगों को। AP का क्या है? AP का R। यहाँ पर लिखे तो इसको A से P तक की दूरी R है कह के, तो AP का क्या है? ये R। तो AC का मान क्या आ जाएगा हम लोगों का? इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो R साइन थीटा इज इक्वल टू AC। फाई लिख दी ना, इसको साइन थीटा लिख दी, D फाई है ये, साइन थीटा नहीं है ना, ये D फाई है, कोड D फाई है। तो R साइन D फाई इक्वल में AC। देखो यहाँ पर हम लोगों का PAC, ठीक है, तो यहाँ P की जगह P में कोड क्या है? D फाई। तो D फाई है, तो ये हो जाएगा लंब अपान में कर्ण। तो लंब में AC, कर्ण में क्या हो गया? AC। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह पर D फाई, तो साइन D फाई का AC अपान में AP। ठीक है, तो ये R साइन D फाई इज इक्वल टू AC। ये समीकरण हम लोगों का तीसरा हो गया। अब समीकरण दूसरा और तीसरा से देखो, समीकरण दूसरा तथा तीसरा से, दूसरा और तीसरा से देखो, दोनों में क्या है? AC। ध्यान से देखते जाओ, पूरा डायग्राम से ही बनेगा, अभी तो वही कंप्लीट नहीं है। AC और AC दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो DL साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? R साइन D फाई। ये हो गया। DL साइन थीटा इक्वल में क्या लिखेंगे? R साइन D फाई। अब इस मान को किस में रखेंगे हम लोग? समीकरण पहला में। समीकरण पहला में मान रखने पर, समीकरण पहला से, तो ये DV इज इक्वल टू क्या होगा? देखो μ0 अपान में 4 पाई I, और DL साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? R साइन D फाई अपान में I स्क्वायर। तो एक R क्या होगा? कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? DV इज इक्वल टू μ0 अपान में 4 पाई R साइन D फाई अपान में R। एक R क्या हो गया? कट गया। ये आ गया समीकरण चौथा। ठीक है, अभी समीकरण बनाते ही जाओ। अगला नंबर जाएगा त्रिभुज AOP में, बस देखते ही जाओ इसको। A, O और P पर कौन सा कोण है? फाई है। कौन सा कोण है? ये फाई। ये और ये इसमें फाई है, तो ये क्या बनेगा हम लोगों का? लंब, और कर्ण और आधार। ठीक है, अब इसमें हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा, मतलब हम लोगों को इसमें फाई हो जाएगा। यहाँ पर ये OP का मान क्या है? A है। OP का मान क्या है? A, और AP का मान क्या है? R। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? cos फाई। cos फाई, तो cos थीटा का क्या होता है? आधार अपान में कर्ण। आधार क्या है? OP, और कर्ण क्या है? AP। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा? इसका OP का क्या है? A, और इसका मान क्या है? R। ठीक है, अब इसमें हम लोग निकालेंगे 1 अपान R का मान। इसमें रखना क्या है? 1 अपान R को। ठीक है, तो 1 अपान R को रखेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा cos फाई, और A कहाँ आएगा? नीचे में, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपान में R। ये A को इधर नीचे कर दिए बस, तो cos फाई अपान में A इज इक्वल टू 1 अपान में R। अब इस मान को रखेंगे समीकरण चौथा में, समीकरण चौथा से। ये चौथा में DV इक्वल में हम लोगों का क्या आया? μ0 अपान में 4 पाई I DL साइन D फाई। DL हट गया है, यहाँ पर नहीं आएगा, ये समीकरण चौथा से नहीं आएगा तो देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? DV इज इक्वल टू μ0 अपान में 4 पाई I साइन D फाई
अपान में आर के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस फाई अपान ए। 1 अपान आर का मान क्या हो जाएगा, कॉस फाई अपान में ए। लेंगे इसको उल्टा लिखा। ये जो साइन डी फाई है, डी फाई इसका मान बहुत कम है तो लगभग इसको डी फाई ही लिखेंगे। ठीक है, जो साइन थीटा का जो साइन का मान है बहुत कम, तो इसको हम लोग डी फाई, साइन डी फाई को सीधा सीधा क्या लिखेंगे, डी फाई। ठीक है, इसके मान बहुत कम होने पर कोण का मान जो है सिर्फ उसके किसके बराबर आएगा, डी फाई के बराबर। तो यहाँ पर म्यू 0 अपान में 4 पाई आई कॉस फाई अपान में ए और डी फाई। अब यहाँ पर ये तो अल्पांश के कारण निकल रहा था, अभी बचा है संपूर्ण। ठीक है, पूरा बचा है संपूर्ण, तो संपूर्ण में से x से पूरा y तक। चित्र को छोटा कर देती हूँ। तो संपूर्ण निकालेंगे तो हम लोग पूरा x से पूरा y तक, x से y तक। ठीक है, तो यहाँ पर x से y, तो ये क्या है हम लोगों का, फाई है। क्या है, फाई। तो ये होगा हम लोगों का नीचे वाला फाई 1 और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फाई 2। ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। ठीक है, ये ओपी से देखेंगे, इधर उधर मत करो, ओपी से देखेंगे तो ऊपर क्या है, ऊपर हो गया और नीचे, तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। तो हम लोग कहां से कहां तक निकालेंगे, पूरा x से y तक, मतलब फाई 1 से फाई 2 तक का चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण में आएगा। छोटा लग रहा है ना। फाई 1 से फाई 2 तक संपूर्ण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे इसमें, समाकलन। समीकरण कौन सा बना, 5वां। इस चैप्टर में ऐसे व्यंजक है, अभी एक और व्यंजक है पीछे। से फाई 2 तक, चलो समाकलन किसके, इसमें डीबी का क्या आएगा, इतना दिन से समाकलन कर रहे हो, डीबी का क्या होगा, बी। डीएक्स का क्या होता है, एक्स का, तो डीबी का क्या हो जाएगा, बी। और इसका क्या होगा, इसमें किसके सापेक्ष होगा, फाई के सापेक्ष। डी में जो लिखा है उसी के सापेक्ष होता है, तो किसके सापेक्ष होगा, फाई के साथ। 0 अपान में 4 पाई आई अपान में ए, और ये माइनस फाई 1 से फाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस फाई और डी फाई। तो b इक्वल में म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में ए। इस कॉस x का समाकलन क्या होता है, साइन x। कॉस x का समाकलन क्या होता है, साइन x। तो कॉस फाई का क्या होगा, साइन फाई, और ये माइनस फाई 1 से फाई 2। उसके बाद ये फाई 1 क्या है, निम्न सीमा, और फाई 2 क्या है, उच्च सीमा। तो लिमिट ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में ए। उच्च सीमा में क्या है, फाई 2 साइन फाई 2 माइनस साइन फाई माइनस फाई 1। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब b इक्वल में म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में ए। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन माइनस थीटा का, बताओ, साइन फाई 2। ठीक है, तो इसका माइनस साइन फाई है तो माइनस का आ जाएगा सामने में, इसका साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, ये सामने में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस साइन फाई 1। इसको हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये इसका व्यंजक आया, फाइनली जाकर आया। आ गया। है विशेष स्थिति, चालक के केंद्र के समीप हो। ठीक है, तार की लंबाई असीमित, ये हम लोग कल सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण पढ़े थे। यहाँ पर बिंदु P, तो यहाँ से हम लोग लिए थे ये वाला फाई 1 और यहाँ पर क्या था, फाई 2। ये क्या होगा, इसके केंद्र के समीप होगा, मतलब ये P यहाँ पर से आकर के इधर आ जाएगी पास में। ठीक है,
ये क्या होगा, इसे केंद्र के समीप होगा। तो समीप होगा तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, उसके पास में आएगा। तो यहाँ पर आएगा हम लोगों का फाई 1 का मान π/2 मतलब 90 अंश, और फाई 2 का मान भी कितना अंश का होगा, 90 अंश। इसके पास में आ जाएगा तो सीधा सीधा यहाँ पर 90 तो फाई 1 का मान भी क्या रखेंगे, π/2। पाई का मतलब 180 अंश, पाई का मतलब क्या होता है 180, और π/2 लिखा है मतलब 180 में 2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 90 अंश। ये 90 अंश और वो 90 अंश। और कल हम लोगों का उसका बी का क्या आया था फार्मूला, μ0 अपान में 4 पाई आई अपान में a, और साइन फाई 1 प्लस क्या आया था, साइन फाई 2, यही आया था ना। तो b इक्वल में क्या हो जाएगा, μ0 अपान में 4 पाई आई अपान में a, साइन क्या है फाई 1 की जगह पर क्या रखेंगे, π/2 प्लस साइन क्या हो जाएगा, π/2, और π/2 का मान 90 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है साइन का 1, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसको लिख सकते हैं μ0 अपान में 4 पाई 2 आई अपान में a। ठीक है, ये इसका आ गया। जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो, तो केंद्र के समीप इसमें क्या होगा, बिंदु P चालक के किसी किनारे पर हो, या तो x पर हो या फिर y पर हो, दोनों में से कोई एक पर हो। तो जैसे कि देखो ओ ये बिंदु P, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसी पर आ गया, किनारे पर हो बोल रहा है, तो x के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक किनारे पर हो या फिर x पर हो या फिर y पर हो, तो x का मान क्या हो जाएगा 0, और y के लिए लगभग ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश। एक उसी पर होगा और एक के लिए क्या होगा, वो 90 अंश। जब उसके किनारे पर आ जाए, या तो फिर इसके किनारे पर या फिर इसके किसी एक के किनारे पर, तो जैसे P के किनारे पर है तो फाई 1 का मान क्या हो जाएगा 0, और फाई 2 का मान क्या हो जाएगा 90 अंश। 90 का मतलब π/2, दोनों में से एक में होगा 0, किनारे पर हो मतलब उसी पर चला जाएगा, उसी पर रहेगा तो उसका मान क्या होगा 0 होगा, और एक के लिए क्या होगा वो 90 अंश। अब इसमें मान को रखेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पर b इक्वल में क्या होगा, μ0 अपान में 4 पाई आई अपान में a, क्या होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, तो μ0 अपान में 4 पाई आई अपान में a, और ये हो जाएगा साइन फाई 1, फाई 1 का मान क्या है 0, और साइन फाई 2, फाई 2 का मान क्या है π/2। ठीक है, तो μ0 अपान में 4 पाई आई अपान में a, साइन 0 का मान क्या होता है 0 का 0, और 90 अंश का 1, ये हम लोगों का कितना आ जाएगा, μ0 अपान में 4 पाई आई अपान में a, ये किसका आ गया b का।